उत्तर प्रदेश शिक्षा माध्यमिक परिषद यानी यूपी बोर्ड द्वारा प्रमाणित ये हम कक्षा 9 के फिजिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण। क्या है गुरुत्वाकर्षण? विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वस्तुओं के बीच का यह जो आकर्षण बल होता है इसे ही हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे मेरे और इस बोर्ड के बीच में एक आकर्षण बल काम कर रहा है, इसे ही हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। मेरे और इस मार्कर के बीच में एक आकर्षण बल काम कर रहा है, इसे ही हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ब्रह्मांड के हर एक पिंड के बीच एक दूसरे को आकर्षित करने की यह जो गुण है, यह जो बल है, वही गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है? न्यूटन ने ग्रहों की गति से संबंधित केपलर के नियमों का विश्लेषण द्वारा निष्कर्ष प्राप्त किया और बताया कि ब्रह्मांड में स्थित सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं। इस बल के संबंध में न्यूटन ने एक व्यापक नियम प्रस्तुत किया और इसी नियम को न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहा जाता है। क्या उन्होंने कहा उन्होंने कि मान लीजिए दो कोई वस्तु है, विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है। यही न्यूटन का सार्वत्रिक नियम है। क्या उन्होंने कहा? मान लीजिए कोई दो पिंड है, तो दो पिंडों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वो ब्रह्मांड में कोई भी पिंड हो सकता है। दो ग्रह भी हो सकते हैं, जैसे सूरज और पृथ्वी के बीच, या पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, मेरे और इस बोर्ड के बीच, कोई भी दो पिंड हो सकते हैं। तो उनके बीच जो लगने वाला आकर्षण बल होता है उन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल, उनके दोनों पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम के अनुसार यह कहता है कि इन दोनों पिंडों के लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत क्या है कि किन्हीं दो पिंडों के बीच अगर कोई आकर्षण बल लग रहा है तो उन पिंडों के बीच लगने वाला यह जो आकर्षण बल है उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर आपको आपको यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 दिखाई दे रहा है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब आप मिलाएंगे तो यह देखिए, यहाँ यह प्रोपोर्शनल टू सर्दी थोड़ी सी बढ़ गई है। अब यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ यह जो है प्रोपोर्शनल है कैपिटल एम और स्मॉल एम के। मैंने इसका द्रव्यमान कैपिटल एम मान लिया है और इसका द्रव्यमान स्मॉल एम मान लिया है और इनके बीच की दूरी डी है, तो डी के स्क्वायर। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब हम मिलाए हैं तो कैपिटल एफ इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम इनटू स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। और यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कैपिटल जी का या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के तौर पर कैपिटल जी लगाया गया है, जहां जी एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है और इसे ही न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसे कैपिटल जी को ही गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। समीकरण 3 में यदि m1 और m2 को 1 मान लिया जाए और r का मान यानी d इसे कई बार कहा जाता है, इसे कई जगहों पे d नाम दिया गया है, कई जगहों पे r नाम दिया गया है, तो ये दोनों सेम है। d रखा जाता है तो f बराबर हो जाता है g के, यानी आकर्षण बल के बराबर हो जाता है। तो एकांक द्रव्यमान पर दो कणों के बीच लगने वाला यह कार्य होता है। यानी g का मात्रक अगर हमें निकालना है तो g का मात्रक जब हम निकालेंगे तो f का मात्रक न्यूटन और r का मात्रक मीटर स्क्वायर, और यहाँ द्रव्यमान किलोग्राम है तो किलोग्राम 2 बार है तो किलोग्राम का स्क्वायर, यानी टोटल क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम भी कहते हैं। और जी की निर्भरता की अब बात करते हैं कि जी का मान किन किन चीजों पर निर्भर करता है। जी दो वस्तुओं के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। यह वस्तुओं में द्रव्यमान और उनकी बीच की दूरी पर भी निर्भर नहीं करता। यह सभी भौतिक राशियों से स्वतंत्र है
सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g का जो मान है F इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 निकाला गया है। यह कैपिटल G का मान है। अब बात करते हैं इस पे एग्जांपल की, उस पे उदाहरण लिए हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान दे रखा है 6 × 10⁻24 किलोग्राम और चंद्रमा का द्रव्यमान दे रखा है। हमने बात की थी कि दो पिंडों के बीच का द्रव्यमान, तो एक कैपिटल M दे रखा है, इसके स्मॉल m देख रखा है, तो पहला हमने m1 मान लिया और दूसरा हमने m2 मान लिया। पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी r दे रखा है 3.84 × 10⁻5 किलोमीटर, तो किलोमीटर को हमने मीटर में बदला है, तो वो आया है 3.84 × 10⁻8 मीटर। कैपिटल G का मान आपको पता ही है 6.67 × 10⁻11 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो आप फार्मूला क्या जानते हैं? F इज इक्वल टू, आपको क्या फार्मूला पता है? F इज इक्वल टू आपको फार्मूला पता है कि कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर या m1 इंटू m2। कैपिटल F इज इक्वल टू G इंटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। आपने m1 के जगह m1 की वैल्यू रखी, m2 के जगह m2 की वैल्यू रखी और नीचे r का वैल्यू रखा। कैपिटल F इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर और कैपिटल G। आपने बस m1 के जगह m1 की वैल्यू रखी, कैपिटल G के जगह कैपिटल G की वैल्यू और r के जगह r की वैल्यू जो कि नोट किया गया है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.01 × 10⁻20 न्यूटन। वीडियो लंबा ना हो इस वजह से मैं इसे डायरेक्ट नहीं सॉल्व किया हूँ, सिंगल वाइज भी अलग अलग क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व किया गया है कि एक एक स्टेप बता करके सॉल्व किया गया है। ये वीडियो के अंदर है इसलिए इसे यहाँ पर डायरेक्ट लिया गया है। उदाहरण नंबर 2 की बात करते हैं। ऐसे ही दो और द्रव्यमान लिए गए हैं m1 m2, जहां 20 किलोग्राम और 30 किलोग्राम है, उनके बीच की दूरी 1 मीटर ली गई है, तो आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्ञात करना है। सेम वही बात है, बस m1 के जगह 20 किलोग्राम और m2 के जगह इस बार 30 किलोग्राम लिया गया है और r दूरी कितनी में है? 1 मीटर है। कैपिटल G का मान आपको पहले से ही पता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन। ये बल के हिसाब से लिया गया। कब? जब दोनों द्रव्यमानों का वजन क्या हो? सेम हो और उनके दूरी एकांक हो। तब जब सूत्र में रखा गया है तो ये आया है 4 × 10⁻60 न्यूटन। आप इसे स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे, नहीं आंसर आएगा तो आप हमें बताइएगा। इसे सिंगल वीडियोस में भी सॉल्व किया गया है, वीडियो न लंबा हो इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रखा है। आप सिंगल भी पूछ सकते हैं इसे। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। जो गुरुत्वाकर्षण बल हम लोगों ने पढ़ा कि गुरुत्वाकर्षण बल का जो सार्वत्रिक नियम होता है, न्यूटन ने जो दिया था, उस न्यूटन का क्या महत्व है? गुरुत्वाकर्षण बल ही कृत्रिम उपग्रहों को, यह जो गुरुत्व बल होता है, गुरुत्व बल कृत्रिम उपग्रहों को चक्कर लगाने हेतु आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। जो हमारे कृत्रिम उपग्रह होते हैं, जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं, वो उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, इसके लिए गुरुत्व बल ही मदद करता है। गुरुत्व बल के कारण ही मनुष्य पृथ्वी पर अपनी समस्त गतिविधियां कर सकता है। गुरुत्व बल के कारण ही अभी मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं इस गुरुत्व बल के कारण ही मैं इस मार्कर को यहां से क लिख पा रहा हूं। अगर मैं यहाँ क लिख पा रहा हूं तो गुरुत्व बल के ही कारण। अगर इसमें गुरुत्व नहीं रहेगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, वो ऐसे हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि गुरुत्व बल नहीं रहेगा तो वह उस पर फिसलन पैदा करेगा, वह उस पर अपना ग्रेविटी लगाने ही नहीं देगा, क्योंकि आप थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे ना तो वो दूर हट जाएगा। पृथ्वी पर वायुमंडल की उपस्थिति भी गुरुत्व बल के कारण ही है। गुरुत्वाकर्षण बल ही पृथ्वी पर जितना भी आपका एटमॉस्फेयर आपको दिख रहा है, आपको जो बादल दिखाई दे रहे हैं, जो एटमॉस्फेयर बाहर दिखाई दे रहा है, वो गुरुत्व बल के कारण ही स्थायी बना हुआ है। गुरुत्व बल के कारण ही पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकी गई कोई वस्तु, गुरुत्व बल के कारण ही ये आप बहुत पहले से जानते हैं। आप जब छोटे क्लासेस में भी होंगे, जब आप जूनियर क्लासेस में भी होंगे, तो आपको ये बात बताई गई होगी कि गुरुत्व बल के कारण ही कोई भी वस्तु, अगर मान लीजिए इसको मैंने ऊपर फेंका तो ये वापस नीचे आ रही है, ये गुरुत्व बल के कारण ही है। लेकिन अगर आप जहां गुरुत्व बल नहीं है, जहां गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, वहां आप अगर उसे फेंकेंगे तो वो सिर्फ ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा, क्योंकि उसे कोई खींचने वाला नहीं है। और ऊपर आपने जितना तक फोर्स दिया उतना तक फोर्स तक वो जाएगा। अब हम बात करेंगे पृथ्वी के गुरुत्व बल के बारे में। अब तक हम लोगों ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बात किया, अब हम लोग बात करेंगे एक्चुअल में हमारे अर्थ के गुरुत्व के बल के बारे में।
न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार संसार की प्रत्येक दो वस्तुओं के बीच में एक आकर्षण बल काम करता है, उसे ही हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यही बात हमारी हुई थी हम लोगों की कि गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को कहा जाता है। यदि इन दोनों वस्तुओं में से किसी एक वस्तु बड़ी हो तो आकर्षण बल बहुत उच्च होता है, उसमें से कोई एक बड़ा हो जाए तो आकर्षण बल और बड़ा हो जाता है। परिणाम स्वरूप छोटी वस्तु बड़ी वस्तु की ओर चली जाती है, परिणाम स्वरूप जो छोटी वस्तु है वो बड़ी वस्तु की ओर खींची चली जाती है। अतः पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे ही हम क्या कहते हैं, गुरुत्व अथवा गुरुत्व बल कहते हैं। पृथ्वी का केंद्र जिस बल से किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उस बल को ही गुरुत्व बल कहते हैं। और क्योंकि पृथ्वी के केंद्र पर जो बल लग रहा है वो बहुत बड़ी वस्तु है, तो बड़ी वस्तु हमेशा छोटी वस्तु को अपनी ओर क्या करती है, खींचती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। अब बात करते हैं गुरुत्व जनित त्वरण के बारे में। किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण पिंड पर उत्पन्न त्वरण को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इस त्वरण को पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वीय जनक त्वरण कहा जाता है। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं और ये जो आपका स्मॉल जी है इसका मान निकाला गया है फिर अर्थ के लिए 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये जी का मान है। स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी की ओर गिरती हुई किसी वस्तु के वेग में अगर 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि को ही क्या कहते हैं, 1 सेकंड में जो भी वृद्धि होती है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के रूप के द्रव्यमान आकार आदि पर निर्भर नहीं करता, वो द्रव्यमान आकार पर निर्भर नहीं करता। बड़ी वस्तु हो तो भी उस पर गुरुत्वीय त्वरण उतना ही लगेगा जितना छोटी वस्तु पर लगेगा। इसको समझने के लिए हम अगर बात करें तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक डायरी है और हमारे पास एक छोटा सा हल्का लकड़ी है, ये इसके मुकाबले बहुत हल्का है। अगर हम इन दोनों को नीचे गिराते हैं, हम इन दोनों को ऊपर से फेंकते हैं, या आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं घर पर भी कि आप एक लगभग 1 किलो का कोई वजन वाला वस्तु लीजिए और एक छोटा वस्तु लीजिए 1 पाव का, यानी लगभग 1/4 का लीजिए, और जब आप उसे किसी एक हाइट से गिराएंगे तो क्या दोनों अलग अलग समय पर गिरेंगे नीचे? क्या ऐसा लगता है? आप 10 का सिक्का लीजिए और 1 रुपए का सिक्का लीजिए और दोनों को गिराइए, क्या वो दोनों अलग अलग समय पर गिरेंगे नीचे? नहीं, वो दोनों एक समय पर गिरेंगे। अगर आपका जवाब है कि हाँ दोनों अलग अलग समय पर गिरेंगे क्योंकि 10 के सिक्के का वजन ज्यादा है और 1 के सिक्के का वजन कम है, इस वजह से वहां अगर एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लग रहा है, जैसे हवा का दबाव नहीं है, अगर वहां हवा का दबाव नहीं है तो दोनों एक साथ गिरेंगे, क्योंकि वस्तु बड़ी हो या छोटी गुरुत्वीय त्वरण सब पर समान रूप से काम करता है। हाथी को फेंकिए और एक गधे को फेंकिए, दोनों के वजन में बहुत अंतर है, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण अगर हवा का दबाव वहां नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो गुरुत्वीय त्वरण दोनों पर समान काम करेगा, दोनों एक साथ ही नीचे गिरेंगे। माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m है तो इस पर लगने वाला गुरुत्वीय बल वस्तु के द्रव्य के भार W यानी mg के बराबर होगा। यानी यहां पर गुरुत्वीय बल जो F होता है वह F = mg होता है, और यह यहाँ F क्या है? गुरुत्वीय बल है। m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान है, और स्मॉल g क्या है? आपका गुरुत्वीय त्वरण है, जिसका मान लगभग 9.8 होता है, अर्थ के लिए निकाला गया है। अब गुरुत्वीय त्वरण के लिए सूत्र स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध, गुरुत्वीय जनक त्वरण यानी पृथ्वी के त्वरण तथा गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बीच में संबंध की बात हो रही है। माना हम द्रव्यमान जानते हैं m और r के लिए वस्तु का द्रव्यमान का निकाय ये कैपिटल M है और इस वस्तु पर रखी हुई है, तो हमने क्या किया, हम जान रहे हैं कि एक फोर्स हमने अभी पढ़ा है F = mg, और एक और फोर्स हमने पढ़ा है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के लिए कि एक वस्तु बड़ी है दूसरी वस्तु छोटी है और कैपिटल G का अनुमान है और वस्तुओं के बीच की दूरी r है। दोनों का देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है? बराबर है, तो दोनों का राइट हैंड साइड आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा, तो स्मॉल g = कैपिटल G अपान कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपान r² होता है। यही स्मॉल g तथा कैपिटल G में क्या है? संबंध है। ये आपने इक्वेशन फर्स्ट बना लिया, ये इक्वेशन या इसको इक्वेशन सेकंड बना लिया, दोनों को कंबाइंड किया। दोनों जब कंबाइंड करेंगे तो देखिए दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड बराबर होगा, m से m कट जाएगा, आपका कैपिटल G अपान m r², यह संबंध निकल करके आ जाएगा। यही अभी संबंध
गुरुत्वीय जनित त्वरण का और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का है। पृथ्वी पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान, पृथ्वी पर इसका मान कैसे निकाला गया? तो कैपिटल हम जानते हैं स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी प्लस इंटू कैपिटल एम अपान आर स्क्वायर है। तो हम जानते हैं कैपिटल एम यानी पृथ्वी का निकालना है, तो पृथ्वी का भार कितना होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। उसकी त्रिज्या 6.4 × 10⁻6 मीटर की है। इस हिसाब से कैपिटल जी का मान हम लोगों को पता है 6.67 × 10⁻11 होता है। जब हम रख करके इस फार्मूले में कैलकुलेट करेंगे तो कैपिटल जी का मान रखेंगे, कैपिटल एम का मान रखेंगे और स्मॉल आर का मान जब रखेंगे तो निकलने के बाद हमारा मान निकल करके सामने आएगा 9.8। आप ये घर पर कीजिएगा। इसे सिंगल रूप में कैसे स्मॉल जी और कैपिटल जी में जो संबंध है उसे अलग से भी एक विधि द्वारा अलग से सॉल्व करके बनाया गया है। चूंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए यहाँ डायरेक्ट मैंने सॉल्व किया है। अब बात करते हैं चंद्रमा की सतह पर कैपिटल जी का मान। चंद्रमा की सतह के लिए कैपिटल जी का मान निकाला गया है, तो सेम स्मॉल जी के लिए भी यही अपेक्षा लिखी गई है। यहाँ पर बस चंद्रमा का द्रव्यमान लिया गया है और चंद्रमा का रेडियस दिया गया है। आर की जगह चंद्रमा का रेडियस और उसके लिए चंद्रमा का द्रव्यमान, और जब निकाला गया है तो ये आया है 1.6, वो है 9.8 और ये है 1.6। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 1/6 का अंतर है। यानी अब आप समझिए दोनों के गुरुत्वीय त्वरणों के मानों में 1/6 का अंतर है। यानी कोई व्यक्ति अगर पृथ्वी पर 60 किलो का है तो वह चंद्रमा पर 10 किलो का हो जाएगा। यानी उसके वेट में हम 6 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। जब हम भाग दे देंगे तो वो पता चल जाएगा। यानी अगर पृथ्वी पर आपका मेरा वजन नियर अबाउट 60 केजी है, मेरा वेट एकदम एक्यूरेट 60 केजी है, तो मैं अगर मून पे चला जाऊंगा ना तो वहां पर मेरा जो वेट होगा वो हो जाएगा कितना? 10 केजी। मैं वहां वेट करूंगा तो मेरा 10 केजी आएगा। अब ये मैं आदमी सेम, टोटल वेट सेम, टोटल मटेरियल सेम, लेकिन क्या ऐसा है जो उस पर एक्सटर्नल टर्म में हट रहा है, और वो है स्मॉल जी। स्मॉल जी की वजह से वेट चेंज हो रहा है। याद रखिएगा आपका वेट चेंज हो रहा है, मास नहीं चेंज होता है। मास आप भी आपका यहाँ जितना है वहां भी उतना ही रहेगा। वेट में चेंजिंग आती है। वेट मशीन आपका यहाँ 60 बताएगी और वहां 10 बताएगी। यही संबंध था। गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी को आप इन दोनों में आपको डिफरेंस अब देखना है। क्या है? कैपिटल जी एक मात्रक दूरी पर रेखा एकांक द्रव्यमान के दो कणों के बीच लगने वाला जो आंकिक बल होता है उसका मान होता है। कह रहा है कि दो कणों के बीच कार्य करने वाले जो बल का नियतांक है उसे हम कैपिटल जी कहते हैं। लेकिन वही स्मॉल जी क्या है? यह पृथ्वी द्वारा वस्तुओं पर लगाए गए गुरुत्व के कारण उत्पन्न होता है। स्मॉल जी पृथ्वी के केंद्र पर इसका मान 0 नहीं होता है। कैपिटल जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर 0 नहीं होता, लेकिन वही स्मॉल जी का मान पृथ्वी के जब सेंटर पर चले जाएंगे, जहां से फोर्स गुरुत्वीय त्वरण का फोर्स लगता है, वहां इसका मान 0 हो जाता है। यह सार्वत्रिक नियतांक है, यानी यह किसी भी पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं कैपिटल जी का मान, लेकिन यह भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। विषुवत रेखा पर कुछ और होता है, हमारे ध्रुवों पर उसका मान कुछ और होता है, और नॉर्मल जगह पर कुछ और होता है। कैपिटल जी एक अदिश राशि है, लेकिन वहीं स्मॉल जी एक सदिश राशि है। कैपिटल जी अदिश राशि है क्योंकि वो ब्रह्मांड में कहीं भी अप्लाई होती है, लेकिन यह सदिश राशि है क्योंकि वह पृथ्वी के सेंटर से सीधे बॉडी पर अप्लाई होती है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है, जबकि इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। दोनों में ध्यान दीजिए, क्योंकि यह त्वरण है और यह एक नियतांक है। यह किसी भी राशि पर निर्भर नहीं करता, या ब्रह्मांड के किसी भी राशि पर कैपिटल जी का मान निर्भर नहीं करता, लेकिन स्मॉल जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर करता है। क्योंकि जैसे ही घटेगा कैपिटल जी का मान भी घट जाएगा, यह डिपेंड करता है। इसीलिए अलग अलग ग्रहों पर इसका मान अलग अलग होता है। अब आप आएंगे, अब हम बात करेंगे गुरुत्व के अधीन गति के समीकरण की। तो देखिए गुरुत्व के अधीन दो तरह के एक समीकरण होते हैं। एक तो आपका पहला टर्म है कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आती है, और नहीं तो कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जाती है। दो ही केस होते हैं, या तो कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आए और नहीं तो नीचे से ऊपर की ओर जाए। तो ऊपर से जब नीचे की ओर आती है तो गुरुत्व का जो समीकरण होता है वह उसका पहला समीकरण हो जाता है
v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। यह ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपने गति का प्रथम समीकरण पढ़ा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहां जो आपका a है वही क्या हो जाता है, g हो जाता है। a जो है आपका g हो जाता है। अब दूसरा समीकरण आपका गति गुरुत्व के अधीन h इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, यानी आपका जो यश है वही क्या हो जाता है, यच हो जाता है। गुरुत्व के अधीन आपने समीकरण पढ़ा था यश इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 टी स्क्वायर, तो वही यश बराबर हो जाता है एच के और ए बराबर हो जाता है जी के। तो आपका यश इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। ये ध्यान दीजिएगा जब आप कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो वहां ग्रेविटी धनात्मक ली जाती है, और वहीं कोई वस्तु अगर नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तो वहां जो ग्रेविटी आप लेंगे वो क्या करेंगे, ऋणात्मक लेंगे। आप तीनों फार्मूलों को ध्यान से देखिए, यहां जो मैंने 3 फार्मूले आपको स्टार बना रखे हैं, इन तीनों फार्मूलों को आप जब ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से दोनों इन तीनों फार्मूलों को देखिए और इन तीनों फार्मूलों को देखिए। यहां पर जिसके लिए मैंने दोनों में सिर्फ डिफरेंस यहाँ ये है कि यहाँ पर प्लस लगा हुआ है तीनों जगह पर, और यहाँ तीनों जगह पर क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। तो ये आपका v इज इक्वल टू, ये आपका v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी है, तो यहाँ v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी है। यही तीनों समीकरण हैं, और ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है बस ये आपको ये बताया गया है कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो वहां गुरुत्वीय त्वरण का मान धनात्मक लिया जाता है, और वहीं जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो वहां गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या लिया जाता है, ऋणात्मक लिया जाता है। यही आपके तीनों जो स्टार बनाए गए हैं, बस आपको इन्हीं तीनों गुरुत्वीय के अधीन समीकरण पढ़ाया गया है, और इसी समीकरण को आपको ध्यान में रखना है ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो रूप से गिरते हुए पिंड के लिए महत्वपूर्ण तथ्य, हम लोगों ने स्मॉल जी कैपिटल जी में संबंध देखा, हमने उससे गति के समीकरण भी बनाए जो कि गुरुत्व के अधीन थे। अब हमें मुक्त रूप से अगर कोई पिंड गिर रहा है तो उसके लिए महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करते हैं। क्या है, यदि कोई वस्तु नीचे की ओर गिर रही है तो उसका वेग बढ़ रहा है, यानी तब g का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। कल हम लोगों ने यह बात की थी कि ऊपर से कोई वस्तु अगर नीचे की तरफ गिर रही है तो उस समय ग्रेविटी का मान क्या होता है, बढ़ता है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ता है, g का मान बढ़ता है। यदि वस्तु ऊपर की ओर जा रही है, जब वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जाएगी तो उसका वेग क्या होगा, घटेगा, और ग्रेविटी का मान ऋणात्मक हो जाएगा। उस समय g का मान हम माइनस लेंगे, और यही गुरुत्व के अधीन समीकरण में हमने लोगों ने बात की। यदि किसी ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरते किसी पिंड को छोड़ा जाए तब प्रारंभिक वेग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और उस समय जो u का मान होता है वो 0 लिया जाता है। और वहीं जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर की ओर फेंका जाता है, यानी अगर कोई वस्तु ऊपर है, मान लीजिए हमने कोई वस्तु लिया, इस कपड़े की ही हम बात कर लेते हैं, इस कपड़े को मैंने ऊपर की तरफ लिया और मैं इसे पकड़े हुए हूं, तो इस समय इसकी प्रारंभिक वेग क्या होगी, 0 होगी। मैंने इसे छोड़ा तो हमारा प्रारंभिक वेग 0 और अंतिम वेग जो आ रही है। दूसरा, अगर किसी वस्तु को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ध्यान दीजिए, जब हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ऊपर की तरफ फेंकने के बाद वह एक हाइट पर जाने के बाद, एक पर्टिकुलर हाइट पर जाने के बाद, जैसे मैं अगर इसे फेंक रहा हूं तो एक पर्टिकुलर ऊंचाई पर जाने के बाद वह वहां कुछ क्षण के लिए रुकती है, उस समय अंतिम वेग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये आपको आंतरिक प्रश्नों को हल करने में मदद करेगा, यह तथ्य। अब आते हैं पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन। हम लोगों ने बात किया था कि g का मान पृथ्वी के अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। चूंकि ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या सबसे कम होती है, इसलिए स्मॉल g का मान क्या हो जाता है, अधिकतम होता है। ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या सबसे कम होने के कारण g का मान अधिक होता है। वहीं विषुवत रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या सबसे अधिक होती है, तो वहां पर g का मान कम होता है। ध्रुवों पर त्रिज्या कम होती है, यानी दूरी कम होगी तो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स यानी आकर्षण बल ज्यादा लगेगा, और दूरी ज्यादा होगी तो आकर्षण बल कम लगेगा, ग्रेविटी कम लगेगी।
यदि हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो पृथ्वी के केंद्र से दूरी बढ़ती है तथा जी का मान क्या होता है, कम होता है, घटता है। और यदि हम पृथ्वी के अंदर की ओर जाते हैं तो जी का मान भी तब भी घटने लगता है। पृथ्वी के अंदर की तरफ अगर जी की मान जाते हैं तब पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है, 0 होता है। ये हमें याद रखना। अब हम आते हैं, बात करते हैं वस्तु का द्रव्यमान तथा भार में। आप दोनों में अंतर होता है, इस बात को समझिए। आज तक अभी आपने नहीं जानते थे तो आज जान लीजिए, मास और वेट में अंतर होता है, द्रव्यमान और भार में अंतर होता है। क्या अंतर होता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। द्रव्यमान की बात करते हैं। द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। हम लोगों ने इससे पहले जड़त्व के बारे में पढ़ा था। तो जड़त्व की माप को द्रव्यमान कहा जाता है। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व उतना अधिक होगा, और वस्तु का द्रव्यमान जितना कम होगा उसका जड़त्व उतना ही कम होगा। वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर समान रहता है। ये भी बात आपको जाननी है कि हर जगह वह समान होगा। पृथ्वी पर भी द्रव्यमान जितना है, चंद्रमा पर भी द्रव्यमान उतना ही होगा, बृहस्पति ग्रह पर भी द्रव्यमान उतना ही होगा, और शुक्र ग्रह पर भी द्रव्यमान उसका उतना ही होगा, और मंगल ग्रह पर भी द्रव्यमान उसका उतना ही होगा। द्रव्यमान बदलता नहीं है, जगह बदलने पर द्रव्यमान नहीं बदलता, चाहे वह चंद्रमा हो, पृथ्वी हो, या कोई बाह्य अंतरिक्ष हो। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक किलोग्राम है, और यह एक अदिश राशि होती है और इसका मात्रक किलोग्राम होता है। लेकिन वहीं अगर हम भार की बात करते हैं तो भार क्या है? भार किसी वस्तु का वह आकर्षण बल है जिसके द्वारा पृथ्वी उस वस्तु को उस द्रव्यमान को अपने केंद्र की ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। तो भार क्या है? भार एक तरह का कौन सा बल है? आकर्षण बल है। पृथ्वी जिस बल से हमें अपनी ओर खींचती है उस बल को ही भार कहते हैं, उस आकर्षण बल को ही भार कहा जाता है। किसी वस्तु पर या किसी अन्य ग्रह द्वारा लगाया गया आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। यह आकर्षण बल वस्तु के द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। वस्तु का भार एक बल है जो कि ऊर्ध्वाधर दिशा की ओर लगता है, इसलिए भार की दिशा व परिणाम दोनों होते हैं, इसलिए भार सदिश राशि होती है। इसका मात्रक न्यूटन होता है या किलोग्राम भार होता है, किलोग्राम। यानी W बराबर m इंटू जी, वेट का फार्मूला होता है। W फॉर वेट और M फॉर मास, मास माने द्रव्यमान, और G फॉर ग्रेविटी। किलोग्राम भार तथा न्यूटन में संबंध की बात करते हैं। समीकरण 1 से W बराबर mg, तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान का भार यानी mg बराबर 1 किलोग्राम गुणे 9.8 मीटर प्रति सेकंड, यानी स्मॉल g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड है। इसलिए 1 किलोग्राम भार बराबर कितना न्यूटन? 9.8 न्यूटन। थ्रस्ट एंड प्रेशर, प्रणोद किसे कहते हैं? किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को ही प्रणोद कहते हैं। अगर कोई बल लगा है और वो क्या ऐसा लग रहा है, लंबवत लग रहा है, तो हम उसे प्रणोद कहेंगे। जैसे मैं अगर धरती के ऊपर खड़ा हूं और मेरा बल जो है, शरीर का बल सीधा नीचे की तरफ अगर लगेगा तो इसे हम प्रणोद कहेंगे। जब हम चलते हैं तो हम धरती के ऊपर एकदम लंबवत बल लगाते हैं तो हम उसे प्रणोद कहेंगे। ऐसे आप लोगों ने देखा होगा कि घर की जो साफ सफाई होती है तो उस समय गांव में एक बांस का और नीचे एक बहुत बड़ा लोहा लगा टर्म आता है जिसे हम लोग दुरमुस कहते हैं, जिसे प्लेन टर्म में किया जाता है उसको बैलेंस करने के लिए। जितने भी गिट्टी बालू होती है, गिट्टी वाले टर्म होते हैं जो कि फर्श वगैरह के काम में आते हैं, तो जो दुरमुस होता है वो कुछ इसी तरह का होता है। आप लोगों ने देखा होगा, उसके नीचे एक गोल सा टर्म लगा होगा और ये उसकी मुठिया होती है, तो हम उसे पकड़ करके क्या करते हैं, दबाते हैं। तो ऐसे में इसका बल किसकी तरफ लग रहा है? लंबवत लग रहा है। ऐसे में यह बल लंबवत लग रहा है तो हम इस लगने वाले बल को ही क्या कहेंगे? प्रणोद कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, प्रणोद को, बल को नहीं प्रणोद को, एकांक अगर क्षेत्रफल में लग रहा है, किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्रफल में लग रहा है, तो उस पर्टिकुलर क्षेत्रफल में लगने वाले बल को, प्रणोद को ही क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। अगर वही दाब एक पर्टिकुलर एरिया में लगे,
ऐसा ऐसा हो कि वही दाब, अगर मान लीजिए हम इसको धक्का दे रहे हैं तो हम परपेंडिकुलर इतने ही एरिया में हम इसे प्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, यानी हमारा प्रेशर यही इतने ही दूर में लग रहा है, क्योंकि ये प्रणोद है, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर लगाया, यानी लंबवत लगाया। लंबवत बल हमने अगर इस पर लगाया, जैसे हम थंब से किसी अंगूठा लगाते हैं, तो दाब का फार्मूला होता है पर दाब बराबर प्रणोद बटा क्षेत्रफल, यानी बल बटा क्षेत्रफल। और अगर इसे आप प्रणोद को, प्रेशर को आप दाब को P से दिखाते हैं, बल को F से दिखाते हैं और क्षेत्रफल को A से दिखाते हैं, तो P इज इक्वल टू F बाई A होता है, यानी प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। दाब बराबर प्रणोद बटा क्षेत्रफल। अब ध्यान देंगे, प्रणोद तथा क्षेत्रफल के एसआई मात्रक से दाब का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर आता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्राप्त होता है और एक न्यूटन मीटर स्क्वायर को 1 पास्कल कहते हैं। पास्कल एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम के ऑनर के लिए प्रेशर से रिलेटेड उन्होंने थ्योरी दी थी, तो उस वजह से इस प्रेशर का जो यूनिट है वो पास्कल कहा जाता है, यानी 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर 1 पास्कल। प्रणोद के दैनिक जीवन में उपयोग, प्रणोद का कहां-कहां उपयोग किया जाता है? पहला उपयोग, साइकिल या फुटबॉल में पंप में जब हवा भरने के लिए पिस्टन के ऊपर पूरा जो क्षेत्रफल का बल लगता है वो प्रणोद कहलाता है। जैसे आप अगर हवा भरते होंगे तो हवा भरने वाली मशीन कुछ ऐसी ही होती है और ये उसका हैंडल है। हम जब ऐसे पकड़ लेते हैं तो हम ऐसे ही कुछ पंप से हवा भरते हैं क्या, तो हमने लंबवत बल लगाया कि नहीं लगाया? हम लंबवत बल लगाते हैं, तो ये हमारा हो गया प्रणोद। ड्राइंग पिन को लगाते समय इसके चपटे भाग का क्षेत्रफल पर बल लगाते हैं, यह बल लंबवत होता है। फिर ड्राइंग पिन देखा है आपने कभी ड्राइंग पिन को अगर देखा होगा, पिन, ड्राइंग पिन जो एक चार्ट पेपर लगा है उस पर पिन जो लगाया जाता है, उस पिन के हम चपटे वाले भाग पर जब प्रेशर देते हैं तो वो पिन क्या होती है, अंदर की तरफ धंस जाती है, अंदर की तरफ धंस जाती है। तो हम उसके चपटे वाले हिस्से को प्रेस करते हैं, उस पर बल लगता है एकांक क्षेत्रफल पर, जिससे उसका नुकीला भाग अंदर की तरफ धंस जाता है। घोड़े के पैरों की अपेक्षा ऊंट के पैरों का क्षेत्रफल अधिक होता है। अगर हम बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की, तो तीसरा एग्जाम्पल हम अगर बात करें कि घोड़े के जो पैर होते हैं ऊंट के पैरों की अपेक्षा उसका क्षेत्रफल अधिक होता है, जिससे प्रभावित क्षेत्रफल अधिक होता है और दाब कम हो जाता है। प्रभावित क्षेत्रफल अधिक होने की वजह से दाब कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब कम होगा और क्षेत्रफल घटेगा तो दाब ज्यादा होगा। दाब कम होने के कारण ही ऊंट मरुस्थल में आसानी से चल पाता है। अब ऐसा समझिए कि घोड़ा, अगर हम घोड़े को चलाएं या चाहे ऊंट को चलाएं अगर मरुस्थल में, तो कौन बढ़िया से चलेगा? क्योंकि घोड़े का पैर क्या है, चौड़ा है, एरिया उसकी ज्यादा है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? अगर हम ऐसे ध्यान दीजिए, घोड़े के पैरों की अपेक्षा ऊंट के पैरों का क्षेत्रफल अधिक होता है। ऐसे समझिए घोड़े का जो पैर होता है ना और ऊंट का पैर, अगर आप देखेंगे घोड़े का पैर और ऊंट का पैर, तो अगर आपने देखा होगा तो आपको अंदाजा लग जाएगा। घोड़ा तो आप लोगों ने, सभी लोगों ने देखा होगा, ऊंट भी देखा होगा। जो घोड़े के पैर होते हैं वो छोटे होते हैं, किसके मुकाबले? ऊंट के मुकाबले। ऊंट का जो पैर होता है वो काफी चौड़ा होता है, क्षेत्रफल उसका ज्यादा होता है। जब क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए ऊंट आसानी से मरुस्थल में चल लेता है, लेकिन घोड़े का पैर का जो खुर होता है वो क्या होता है? छोटा होता है, एरिया उसकी कम होती है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं दाब जो होता है ना एरिया का उल्टा होता है, तो ऊंट का एरिया ज्यादा है तो दाब क्या हो गया? कम हो गया। इसलिए ऊंट मरुस्थल में उसका पैर धंसता कम है और वो आसानी से चल लेता है। लेकिन घोड़े के पैर का जो खुर होता है वो कम एरिया का होता है, एरिया कम होगा तो दाब ज्यादा हो जाएगा, और अगर घोड़ा चलना चाहेगा तो उसका पैर उसमें धंस जाएगा, क्योंकि प्रेशर ज्यादा लगेगा, एरिया कम है, प्रेशर ज्यादा लगेगा, पैर धंस जाएगा, घोड़ा चलने में थक जाएगा। हम लोगों का भी कुछ ऐसा ही प्रोसीजर है। अब बात करेंगे उत्प्लावन बल की। उत्प्लावन बल किसे कहा जाता है? जब किसी भी वस्तु को तरल में डुबाया जाता है, कोई भी वस्तु है और अगर हम उसे तरल में डुबोते हैं, किसी भी फ्लूइड में डुबोते हैं, तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लगता है, उससे ऊपर की ओर एक बल लगता है, उसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं। जैसे पानी में आप किसी बोतल को फेंकेंगे ना तो वो बोतल कुछ समय
जैसे ही नीचे जाएगा वो कुछ देर के लिए ऊपर आ जाता है, भले ही वो डूब जाए लेकिन कुछ समय के लिए उसको वो उसकी तरफ प्रेशर लगाता है। और अगर वो बोतल कहीं एयर कंज्यूम का हो, प्लास्टिक का बोतल हो, तो कुछ समय के डूबने के बाद वो ऊपर की तरफ आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि नीचे से उस पर एक फोर्स लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहा जाता है। यह बल वस्तु को डूबे भाग द्वारा विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र पर लगता है। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह द्रव में डुबोई गई वस्तु को ऊपर की ओर बल लगाता है, ऊपर की ओर बल देता है, उसी बल को हम क्या कहते हैं? उस टर्म को कहते हैं वो उत्प्लावन कहलाता है। जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है, कोई वस्तु है या तो वो पूरी तरह से डुबाया जाए चाहे थोड़ा डुबाया जाए, तो ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है, वो बल का अनुभव करती है। तो जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल, जो वस्तु द्वारा जितना भी तरल हटाया गया है उसके भार के बराबर होता है। कहने का यह मतलब है कि अगर कोई वस्तु अगर आप पानी में डुबोते हैं तो वो कुछ पानी हटाएगा कि नहीं हटाएगा। इसके एक्सपेरिमेंट के लिए आप क्या कीजिए, एक टब लीजिए, उसको पूरा भर दीजिए और उसमें जग को डुबोइए। जब आप जग डुबोएंगे तो आप ध्यान से देखेंगे कि पानी कुछ बाहर की तरफ गिर रहा है। जितना जग का एरिया का पानी उसमें अंदर जाएगा उतना ही वो पानी बाहर निकालेगा। तो दोनों काम होता, अगर वो दोनों बराबर हो गए, जितना पानी हट रहा है यानी बाहर गिर रहा है और जितने का वस्तु है उसका, इन दोनों का अगर हम बात करते हैं, दोनों के आंशिक रूप से डुबोए गए का वस्तु का अगर हम भार की बात करें, वेट की बात करें, दोनों का वेट अगर बराबर हो जाए, जितना पानी बाहर निकल रहा है जितना वस्तु का वेट है दोनों को डुबोने जाने वाला, अगर वो दोनों सेम हो जाता है तो वस्तु क्या करती है? तैरने लगती है। अगर वस्तु का भार ज्यादा हो जाता है तो वस्तु डूब जाती है, और तरल का भार बहुत ज्यादा होता है तो वस्तु एकदम ऊपर तैरती है। क्या सिद्धांत? इस नियम के अनुसार जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाया जाता है, किसी भी द्रव में कोई भी वस्तु अगर आप डुबोते हैं तो या तो पूरी तरीके से डूबती है या थोड़ा बहुत डूबती है। तो इसका यह मतलब है कि उस पर जो लगने वाला उत्प्लावन बल है ना, उस वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के क्या होती है? बराबर होती है। यानी किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावक बल वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होती है। आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुप्रयोग, आर्किमिडीज का यह जो सिद्धांत है उत्प्लावन बल से रिलेटेड सिद्धांत है, इसका क्या उपयोग होगा कि जहाज, इस सिद्धांत का प्रयोग निम्न वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। जहाज तथा पनडुब्बी बनाने में, द्रवों का घनत्व ज्ञात करने के लिए हाइड्रोमीटर में, और दूध की शुद्धता मापने के लिए किसमें? लैक्टोमीटर में, जो दूध की प्योरिसिटी नापती है उसको नापने में किया जाता है। प्लवन तथा तैरने का नियम, किसी द्रव में कोई वस्तु प्लवन करेगी यदि वस्तु का भार विस्थापित द्रव के भार के क्या होगा? बराबर होगा। ये प्लवन का नियम है। जब वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है, मान के चलिए कि अगर वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है तो इस अवस्था में वस्तु द्रव की सतह पर प्लवन करेगी यानी तैरेगी, क्योंकि वस्तु के कम घनत्व के कारण वस्तु का भार कम होगा तथा उत्प्लावन बल अधिक होगा, इसलिए वस्तु तैरेगी। अगर वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर हो जाए तो भी वस्तु तैरेगी, कम होगी तो भी तैरेगी वस्तु का घनत्व, और वस्तु का घनत्व बराबर हो जाएगा तो भी तैरेगी। लेकिन अगर वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक हो गया, अगर वस्तु का डेंसिटी बढ़ गया उसके आपके लिक्विड की डेंसिटी से, तो वो वस्तु क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। अब बात करते हैं आपेक्षिक घनत्व का। आपेक्षिक घनत्व किसे कहा जाता है? किसी पदार्थ का घनत्व उसका एक लाक्षणिक गुण होता है, जबकि भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए इसका मान भिन्न भिन्न होता है। यानी किस घनत्व की बात हो रही है? किसी वस्तु के प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को, किसी भी वस्तु के प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को उस वस्तु का क्या कहा जाता है? घनत्व कहा जाता है, क्योंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो किसी वस्तु के प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। विशिष्ट परिस्थितियों में किसी पदार्थ का घनत्व सदैव समान रहता है, अतः किसी पदार्थ का घनत्व उसका एक लाक्षणिक गुण होता है, जबकि भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए इसका मान भिन्न भिन्न होता है। यानी अलग अलग पदार्थों का घनत्व भी अलग अलग होता है।
जैसे किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। उदाहरण के तौर पर दिया है चांदी का अपेक्षिक घनत्व दिया है 10.8 है, तो पानी का घनत्व 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब है, तो एसआई मात्रक चांदी का घनत्व क्या होगा? तो चांदी का अपेक्षिक घनत्व 10.8 दिया है। अपेक्षिक घनत्व बराबर जानते हैं चांदी का घनत्व बटे पानी का घनत्व, तो चांदी का घनत्व यानी चांदी का घनत्व हम यहीं रख देंगे और पानी का घनत्व इधर आ जाएगा, तो चांदी का अपेक्षिक घनत्व गुणे पानी का घनत्व। चांदी का अपेक्षिक घनत्व 10.8 है उसका, और पानी का घनत्व 10⁻³ है। हमने इसका गुणा कराया तो आ गया आपका 10.8 गुणे 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम दिया है। मान लीजिए कोई वेट, कोई भी वस्तु है, मान लीजिए मेरा ही वेट 10 किलोग्राम है, तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? तो मेरा वेट कितना होगा अर्थ पर? अगर मैं 10 किलो द्रव्यमान का हूं तो मेरा वेट कितना होगा? तो हम जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण का मान g बराबर कितना होता है 9.8, और वस्तु का द्रव्यमान को हम स्मॉल m से दिखाते हैं, वो कितना दे रखा है 10 किलोग्राम। तो हम जानते हैं भार बराबर क्या होता है m इंटू जी। m इंटू जी, m के जगह हमने रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड। आप जो है ये यूनिट नहीं लिखेंगे तो भी आप का ये ध्यान दीजिए कि मास कितना है 10 केजी है और ग्रेविटी का मान 9.8 है, यानी कितना हो जाएगा 98 केजी। और चूंकि ये केजी के टर्म में आपका वेट पूछ रहा है तो इसका आंसर न्यूटन में आता है, तो 98 न्यूटन का हूं मैं। 98, अगर 10 किलोग्राम का पूरा आपके शरीर का मास है तो वेट आपका 98 होगा। अब बात करते हैं, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह मापने पर 10 न्यूटन आया है। भार आपका जैसे अभी 98 न्यूटन का भार आया है, वैसे ही कोई वस्तु है उसका 10 न्यूटन का भार है, तो इसका भार चंद्रमा पर नापने पर कितना होगा? तो मून पर चले जाएंगे तो इसका भार कितना होगा? तो हम जानते हैं कि वस्तु पर पृथ्वी का भार दिया है, ई फॉर अर्थ है और डब्ल्यू फॉर वेट है। वेट ऑन अर्थ 10 न्यूटन दिया है, और चंद्रमा पर वस्तु का भार कितना हो जाएगा A1/6 इज इक्वल टू पृथ्वी पर इसका भार, यानी बटे 6, यानी मास वेट ऑफ मून इज इक्वल टू वेट ऑफ अर्थ बटा 6, यानी 10/6 यानी 6 यहाँ अगर हम इसकी बात करेंगे इस टर्म के लिए, न्यूटन को टर्म को निकालने की अगर हम बात करते हैं तो 6 से हम 10 को डिवाइड करेंगे। आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका हो जाएगा 5 बार में और ये हो जाएगा आपका 3 से 5 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपका हो जाएगा 3 × 3 और 3 दूना, तो ये 2 और 3 × 6 18, 1.66 न्यूटन, और ये जब कन्वर्ट होके आएगा तो 1.7 न्यूटन हो जाएगा। यानी अगर आप पृथ्वी पर आपका वेट जो है 10 किलो के 10 न्यूटन के हैं, तो मून पर आप कितने न्यूटन के हो जाएंगे 1.7 न्यूटन के, यानी 6 से आप क्या कर देंगे डिवाइड कर दीजिए। अर्थ पर जो भी आपका वेट है अगर आप उसे 6 से डिवाइड कर देंगे तो आपका वेट किस पर निकल जाएगा, मून पर निकल जाएगा। अब कह रहा है एक गेंद है, उसे ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। एक गेंद है आपके पास, उसे हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। कोई गेंद है, मान लीजिए यह गेंद है और इस गेंद को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तथा 10 मीटर की ऊंचाई तक जाती है। जब हम इस गेंद को फेंक रहे हैं तो ये कितना मीटर ऊंचा जा रहा है 10 मीटर तक। ये गेंद जो है यहां तक आ गया है और ये गेंद गया है 10 मीटर ऊंचाई तक। तो हमें गणना करना है, गेंद को ऊपर फेंकने का वेग बताना है कि गेंद को ऊपर किस वेलोसिटी से फेंका गया है तथा अधिकतम ऊंचाई तक यानी यहां तक जाने में कितना समय लगा है। तो अब ध्यान दीजिए, दूरी हमें दे रखा है यस को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, डी से भी डिनोट किया जाता है। तो आपका यस कितना है 10 मीटर है। गेंद को कितनी दूर फेंका गया है 10 मीटर। और अधिकतम ऊंचाई पर वेलोसिटी हम जानते हैं, अधिकतम ऊंचाई पर v का मान अंतिम वेग हो जाता है 0, तो इसलिए v² = u² + 2g यस।
तो यहाँ +2gs जानते हैं। ध्यान दीजिए नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं ना तो ग्रेविटी को माइनस में लिया जाता है, इसीलिए ग्रेविटी क्या हो गई है, माइनस में 9.8 न्यूटन हो गई है। यस आपका 10 है और 2 के जगह 2 है, यू आपका पता ही नहीं है तो यू को हम ऐसे ही छोड़ दिए हैं। तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू -196, -196 को इधर ले आए हैं तो -196 इधर आ जाएगा तो +196 हो जाएगा। यू स्क्वायर इज इक्वल टू 196, तो यह किसका वर्ग है, 14 का वर्ग है। दोनों साइड 2 है, 2 का स्क्वायर है, तो तुलना से u इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 14 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 196 किसका वर्ग है, 14 का है। यानी आप किस वेग से फेंका गया है उसे, 14 मीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंका गया है। यानी 1 सेकंड में कितना मीटर जा रहा है वो, 14 मीटर जा रहा है। गति के प्रथम नियम से हमसे एक और बात पूछा, अधिकतम ऊंचाई बताइए, हाइट पूछ रहा है। तो अधिकतम ऊंचाई v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो अधिकतम ऊंचाई पर लगा समय, तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। v हमारा अधिकतम ऊंचाई पर v हमारा 0 है, u आपका 14 है, आपने अभी निकाला है u 14, जी के जगह 9.8 है। टी का मान आपको पता है क्या, नहीं पता है। तो आपका जब टी का मान नहीं पता है तो टी को आप ऐसे ही रख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 0 14 माइनस 9.8 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 9.8 इंटू टी। तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14/9.8। इसको डिवाइड कर दीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 140/98। चलिए इसको टर्म को हटाते हैं तो ये आपका देखिए किसी से डिवाइड हो रहा है क्या, 14 कहने 14 या 10 बार में, और 14 सते 98। तो आप ये 10/7 हो गया, 7 से 10 को डिवाइड कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 7 से 1 बार में 3 आएगा, 3 0 और 3 0 को 7 4 टाइम में 1.4 सेकंड लगभग लग रहा है। 1.4 सेकंड में वो कहां तक जा रहा है, टोटल आपके किस ऊंचाई तक जा रहा है, 10